ऑलराइट। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर ये टॉपिक स्टार्ट किया था। हमारा टास्क यहाँ पे ये था दैट वी वांट टू फाइंड आउट ये जो अंदर एक चार्ज कंडक्टर है, जहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्जेस दिखाए हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर की वजह से एट अ पॉइंट पी, एट सम पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी लाइज ओवर हियर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। एंड टू फाइंड आउट दैट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर, क्योंकि वो पॉइंट पी जो था वो कंडक्टर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे था। तो व्हाट वी डू इज, हम उसी डिस्टेंस आर लेके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। और इस केस में गॉसियन सरफेस जो होगा वो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, तो उसको बोलेंगे गॉसियन स्फीयर। बेसिकली जिस शेप का कंडक्टर होगा उसी शेप का गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है ये कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कंडक्टर और इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर का सेंटर सेम है। देन ऐसा करने के बाद हम लोग सीधा सीधा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। एंड गॉस लॉ हमको बताता है दैट फ्लक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन और इंटीग्रल इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस E bar dot ds bar is equal to charge enclosed by epsilon, where epsilon is permittivity of the medium where this conductor is kept, surrounding medium का permittivity है वो, right? Then we saw that हम लोग इंटीग्रेशन E bar dot ds bar को लिख सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन E bar dot ds bar को हम लोग लिख सकते हैं E ds cos of theta, where theta is the angle between E bar and ds bar, and ds bar is nothing but normal drawn to the surface। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया ले लिया है स्पीयर पे, और उस एरिया को हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। और वो नॉर्मल, सी द थिंग इज दैट ds always has the direction of normal to the surface। तो जो मैंने स्मॉल एक एरिया लिया है ds, उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। and as we can see from the diagram, E bar and ds bar has same direction, मतलब theta is 0, so cos 0 is 1, तो theta is equal to 0 आ गया। therefore integration over closed integral E bar dot ds bar is E ds cos of 0, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू cos 0 और दैट इज 1। तो और एक चीज है कि हम लोग E को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रल के बाहर तब निकाल सकते हैं जब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो। तो ये जो गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, गॉसियन स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है, इस पूरे स्फीयर पे ई की वैल्यू सेम होगी। ई की वैल्यू सेम क्यों होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है चार्ज पे और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो ये जो ग्रीन कलर का गॉसियन स्फीयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है, इनर जो कंडक्टर है, अंदर का जो कंडक्टर है, वन इन द ब्लैक विद रेडियस कैपिटल आर, तो चार्ज सेम हो गया मतलब। और एट एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन स्फीयर में, कोई भी पॉइंट लेता हूँ गॉसियन स्फीयर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्यों? क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन स्फीयर, it is equal to the radius small r, and that distance is same for all the points of the sphere। उस गॉसियन स्फीयर पे कोई भी पॉइंट हो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर विल बी सेम, मतलब q कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो e कांस्टेंट, तो e बाहर आ गया। अब हम लोगों ने ये पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर को छोटे छोटे ds में डिवाइड करके रखा था, और अब हम लोग इन सब ds को ऐड करते गए, मतलब इंटीग्रेट करते गए, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल द ds will give me surface area of the sphere, and surface area of sphere is 4 pi r square। also what we know is कि हमारे केस में चार्ज एंक्लोज्ड, मतलब ये गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, q। इसका मतलब हमको पता है that what we can write is इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार, ये हमारा आ गया e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज एनक्लोज क्यू था, क्यू क्यू अपन एप्सिलॉन।
तो मुझे मिल गया A इज इक्वल टू 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय r स्क्वायर, करेक्ट, राइट. So as we can see, this equation is exactly the same as that of a point charge. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने जो यहाँ पे Q लिखा है, बेसिकली ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज था, ये दिस चार्ज इज ओवर दिस सरफेस. ये जो चार्ज है हमारे पास Q, ये इस कंडक्टिंग सरफेस पे स्प्रेड हुआ है बेसिकली. तो हम लोग इस केस में इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट चार्जेस वी टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी. याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज व्हिच यू वर सपोज्ड टू लर्न इन 11th और आपने पढ़ा होगा. एक तो व्हेन द चार्ज इज ऑन द लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. टोटल चार्ज अगर Q है और टोटल लेंथ अगर इसका L है, तो लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज हुआ, दैट इज द आइडिया. फिर दूसरा केस था सरफेस का. जब आपके पास एक सरफेस के ऊपर चार्ज हो तो आप सिग्मा से नोट करते हो, आप बोलते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, हाउ मच इज द चार्ज इन यूनिट एरिया. तो फिर आपको मिलेगा यहाँ से Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और ए हमारे केस में स्पीयर है तो 4 पाई. यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर आएगा क्योंकि हमारे पास चार्ज जो था वो इनर सरफेस कंडक्टर पे था और कंडक्टर का रेडियस r था. तो बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. यहाँ पे स्मॉल r आएगा व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर ds, क्योंकि हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं और फ्लक्स जो है वो गॉसियन सरफेस से बाहर निकल रहा है, और चार्ज जो है वो कंडक्टर पे है. तो कंडक्टर का जब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करोगे तो एरिया में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर यूज होगा, ये पता होना चाहिए. तो ये Q की वैल्यू हम लोग E के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड Q इज सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर और अपॉन नीचे R स्क्वायर. तो 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया सिग्मा r square upon epsilon small r square. This is the value of electric field that you have obtained. Correct. So this is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell at a distance small r from the center of the shell. Correct. अब इसके हम दो स्पेशल केसेस लेते हैं. केस वन ये कि व्हाट हैपन्स अगर ये जो P पॉइंट मैंने लिया है और P पॉइंट लेके हमने क्या किया है, P पॉइंट लेके हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है. अगर ये P पॉइंट डायरेक्टली कंडक्टर के ऊपर लिया होता तो मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट P पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर, चार्ज कहाँ था, कंडक्टर पे था. अगर मैं वो P पॉइंट कंडक्टर के बाहर लेने की जगह पे मैं कंडक्टर के सरफेस पे ले लेता, मतलब सरफेस पे ले लेता P. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, instead of taking that P point outside, I should, if I take it on the surface, तो इस केस में क्या होगा, ये जो गॉसियन सरफेस में ड्रॉ करूंगा उसका रेडियस स्मॉल r आएगा. मतलब इस केस में क्या होगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन. दूसरा, what happens if I take this point P inside the conductor. तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ करने वाला हूँ इनसाइड द कंडक्टर विथ दिस मच ऑफ द रेडियस स्मॉल r. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा जीरो. क्यों जीरो, क्योंकि चार्ज एंक्लोज्ड जीरो है. क्योंकि मैंने अगर कंडक्टर था और कंडक्टर के अंदर मैंने ले लिया, दिस वाज कंडक्टर, ओके, विथ रेडियस कैपिटल R, और मैंने गॉसियन स्फीयर अंदर ले लिया. और रिमेंबर ये हॉलो स्फीयर है. हॉलो मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो चार्ज भी नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो चार्ज इंक्लोज जीरो है, चार्ज इंक्लोज जीरो है तो ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है. सो यू कैन से दिस टर्म इज जीरो एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. So this is all about electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. So we'll quickly write down in a proper way and make notes now. So easy task tha. This is a very easy task comparatively.
Okay, so from where did we start? You have to always start by describing the system. System क्या है? हमारे पास एक सबसे पहले तो एक चार्ज कंडक्टर है, तो वो हमको बताना पड़ेगा. So let us say consider a sphere. Consider a sphere of radius capital R with its center at O. वो पॉइंट ओ मैं बाद में लिख दूंगा. With its center at O. चार्ज टू, इसको हमने चार्ज करके रखा है. चार्ज टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब इस स्फीयर के हर एक पार्ट में इक्वल चार्ज होगा, हर एक एरिया में इक्वल चार्ज होगा. तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सिग्मा मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, राइट. और सिग्मा के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए. मैंने बताया यहाँ पे चार्ज सरफेस पे है, तो चार्ज अपॉन एरिया मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा. ये कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे. तो रेज टू 2 आई विल राइट डाउन लेटर anyways, right. Okay, and it is placed in a dielectric medium. तो ये चार्ज कंडक्टर जहाँ रखा है उस सराउंडिंग का डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परमिटिविटी है, ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन. वो इप्सिलॉन भी मैं बाद में लिख दूंगा, परमिटिविटी इप्सिलॉन. ओके, देन व्हाट वी नो इज द टोटल चार्ज. The total charge on the sphere is, we know, अभी मैंने लिखा था. So let me just put it down here now. So कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया है हमने. परमिटिविटी हम लोग इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये जो इप्सिलॉन है दैट इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 के. तो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. टोटल चार्ज हमको पता है, मैंने बताया था आपको. टोटल चार्ज Q इज सिग्मा बाय A, that is sigma by area of the conductor is 4 pi r square, right. Okay, correct. No, because ये ऐसा नहीं होता, because sigma is charge upon area. तो ये आपको पता होना चाहिए. sigma is charge upon area. तो this is what I am saying, sigma is charge upon area. तो charge is sigma into area, right. तो ये याद रखना, ये गड़बड़ हो जाती है. तो this is sigma into A, where sigma is surface charge density, or area of this is 4 pi capital R square, correct, right. Good. Then by Gauss theorem हमको पता है, by Gauss law what we know is the net flux through a closed surface is given by. So by Gauss law, by Gauss law, the flux through a closed surface, through a closed surface is what is the flux through a closed surface? I already told you, flux phi is equal to integration over a closed surface E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon. Let me give it some number, equation number 1 and equation number 2.
let us say. Okay, right, good. Then ये जो हमने थ्रू अ क्लोज सरफेस की बात की, तो हमको पहले एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा अराउंड द कंडक्टर, राइट? So to find the electric field intensity at a distance r at a point P from the center of the charged sphere, you need to draw a imaginary Gaussian surface in the form of a sphere. और फिर उस स्पीयर पे आप P पॉइंट के अराउंड एक एरिया ds लेते हो, राइट? तो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग ओवर हियर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा. सो to find the electric field intensity at a point P at a distance r from the center of charged conducting sphere, right? What we have to do is imagine a Gaussian surface, imagine a sphere, इसको हम लोग बोलेंगे Gaussian sphere या Gaussian surface of radius r, right? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, और हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक कॉन्सेंट्रिक स्पीयर इमेजिन कर लिया. हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था. P पॉइंट जो था ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है. कहाँ से? सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल R. वो हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया. टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू नीड टू इमेजिन a Gaussian surface, and Gaussian surface in this case will be a sphere, क्योंकि कंडक्टर का शेप स्फेरिकल था इसलिए. करेक्ट. अब इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने वो P पॉइंट के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया था. सो लेट ds be the small area around point P, right? Then what we know is from symmetry हमको क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग आउटवर्ड्स, राइट? सो ड्यू टू सिमेट्री एंड स्पीयर्स बीइंग कॉन्सेंट्रिक, ये स्पीयर भी कॉन्सेंट्रिक है, और सिमेट्री की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस हैज सेम वैल्यू E. मैंने आपको बताया था कि वो गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट कंडक्टर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, मतलब r डिस्टेंस पे है. दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स है. तो this thing you have to point out. Due to symmetry and spheres being concentric, what happens because of this? The electric field at each point of the Gaussian sphere has the same magnitude E, and is directed radially outwards, right? So because of this, the angle between E, electric field intensity, the angle between
electric field intensity E and normal to the surface, and the normal to the surface, that is ds, is 0, राइट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा ये 0 आएगा आपका, राइट। ओके, तो व्हाट आई कैन राइट इज दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गया आपका। therefore what you can write down is, therefore integration over closed surface E bar dot ds bar is equal to integration over closed surface EDS cos theta, that is equal to integration EDS. Therefore इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E बार डॉट ds बार हमारा आ गया था यहाँ तक EDS तक। ओके, so therefore you can take out E outside and integrate only on ds। मैंने ये E बार बाहर क्यों निकाला, क्योंकि मैं E बार मतलब तो बाहर लिखा नहीं हमने, बट E बाहर क्यों निकाला, बिकॉज एज आई मेंशन्ड ओवर हियर, यहाँ पे मेंशन किया है हमने, ड्यू टू सिमेट्री गॉसियन स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, E है, इसलिए बाहर निकाल पाए, राइट। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू मेंशन इज द गॉसियन स्फीयर is imagined to be made up of a large number of small area elements ds। तो ये जो गॉसियन स्फीयर है ये ds 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 से बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट से बना है। therefore what you can write down is, therefore therefore closed integration over ds will be equal to 4 pi r square, which is surface area of Gaussian sphere, surface area of Gaussian sphere। Let me call this as equation number 3, right। therefore आपको क्या मिल गया फाइनली, therefore आपको मिल गया इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार इक्वल टू E, और वो हमने ऐसा लिखा था, that is equal to E 4 pi r square। Let me call this as equation number 4, right। गुड, यहाँ तक पता होना चाहिए। therefore from equation 2 and 4, from 2 and 4 हमारे पास क्या था, इक्वेशन 2 था E बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। therefore ये E बार डॉट ds बार क्या आया हमारा, E 4 pi r square, charge enclosed is q by epsilon, since charge enclosed in the Gaussian sphere is q, right, this is what you should know। therefore E is equal to 1 upon 4 pi r square को मैं बाद में लिखता हूँ epsilon q by r square, but from equation number 1 q is equal to sigma into 4 pi r square। therefore what you will have is E is equal to 1 by 4 pi epsilon, q is sigma 4 pi capital R square upon small r square, 4 pi cancel हो जाएगा। therefore E is equal to sigma r square upon epsilon
small r square, equation number 5. So equation number 5 gives the electric field intensity at a distance r outside the shell. Okay, so equation number 5. Equation 5 gives the electric field intensity at a point P outside the spherical shell. Okay, at a distance r from the center, at a distance small r from its center. राइट, यहाँ तक आपका हो गया. अगर हमको केसेस डिस्कस करने थे, आई टोल्ड यू देयर आर टू केसेस. लेट अस टॉक अबाउट केस 1. केस 1 क्या था? इफ पॉइंट P lies on the surface of the conductor. ये जो पॉइंट P है, अगर ये कंडक्टर के सरफेस पे ही आ गया तो दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. ऐसा अगर हो गया तो उस केस में क्या होगा? राइट, उस केस में क्या होगा? लेट्स सी. देन you will have E is equal to sigma small r square upon epsilon. स्मॉल r square तो आपको मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू in that case. Okay, right, so you need to know this. All right, ये important है, ये important है. Then case 2. केस 2 में मैंने आपको बताया था that in that case हमारे पास हमारा जो पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, it is actually inside the conducting sphere. So if the point P lies inside the conductor, inside the sphere मतलब inside the spherical conductor, inside the spherical conductor, then I told you, then what is going to happen is then E is equal to 0, right? क्यों? Since sigma मतलब there is no charge inside, since sigma equal to 0. So this is how you can actually find out electric field intensity due to a sphere. Okay, so this is very easy task. Okay, so let's move and start with the next topic. And next topic is equally important and equally interesting because that is something much more related to the real life situation. तो अब हमारे पास रियल लाइफ में वायर जो होता है, दैट इज अ वेरी लॉन्ग इन्फिनाइट वायर. नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत लंबा लंबा वायर होता है हमारे पास. तो हमको देखना है हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो हाउ डू वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक field intensity due to an infinitely long charged, infinitely long straight wire होना चाहिए, straight charged wire या फिर चार्ज कंडक्टर भी बोल सकते हो आप. राइट, तो एज यूजुअल आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन. तो सिचुएशन इज प्रिटी सिंपल. हमारे पास ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग
चार्ज वायर है और दिस वायर हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, तो व्हाट वी कैन डू इज, इन फैक्ट हम लोग इस वायर को इन द फॉर्म ऑफ अ कंडक्टर दिखा सकते हैं. तो आई कैन शो समथिंग लाइक, let me see if it is possible for me to draw that kind of structure. Okay, so let us assume हमारे पास ये एक infinitely long straight charge एक charged wire है, right? It is a infinitely long wire और इसका जो radius है, the radius of this wire is, you have to remember by default, देखो by default जिस पे चार्ज होगा उसका रेडियस हम लोग by default we are going to take that to be r, capital R. थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ just to make you little more comfortable with this. तो ये जो वायर है, इस वायर का रेडियस we will take this to be capital R. So here onwards you must always remember this thing, जहाँ पे चार्ज होगा उसका रेडियस कैपिटल R हम लोग लेने वाले हैं. चार्ज कहाँ पे है, इस वायर के ऊपर है, तो दिस वायर इज पॉजिटिवली charged, let us say. You can take charges to be negative as well. हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस positively charged conductors is outwards always. मतलब what I am trying to say is this, that electric field is always going outwards. So that is why we always take पॉजिटिव चार्जेस. नेगेटिव के लिए इनवर्ट दिखाना पड़ेगा और इनवर्ट दिखाना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. इट इज नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट थिंग टू शो, so it is very very simple task. So normally what we do is, normally we always take the conductor irrespective of the shape. कंडक्टर का शेप जो होगा वो होगा, बट वी टेक them to be positively charged. हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दैट कंडक्टर, मतलब आउटवर्ड्स होता है, राइट? सो सॉरी फॉर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई हैव टू ड्रॉ दिस. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ड्रॉ दिस, क्योंकि इसके बाद हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है. ओके, तो इलेक्ट्रिक दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क रियली, क्योंकि आपको you have to show this electric field vectors of equal size. You cannot show एक जगह पे छोटा वेक्टर है एक जगह पे बड़ा वेक्टर है, ऐसा नहीं चलता, वो ऐसा नहीं चलता है. You have to draw of equal size, well aligned, properly aligned. तो ये जो मैं ब्लैक एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ, they are telling you this is the direction of electric field. So this is the direction of electric field. It is going outwards. Okay. इवन दो अगर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा एरो का डायरेक्शन यहाँ वहाँ हो गया, तो समझ लेना, राइट? तो दिस
all the vectors are E vectors, electric field vectors. Then I told you कि कभी भी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, अच्छे से सुन लो, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको पहले चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। पर ये तो है आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। अभी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर को एनक्लोज कैसे करें? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और इन्फिनिटली लॉन्ग गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसका लेंथ ले लेंगे l। और मैंने आपको बताया था सेकेंड थिंग कि कभी भी गॉसियन सरफेस जो आप ड्रॉ करते हो, that Gaussian surface should always have the same shape, किसका सेम शेप? एज दैट ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ सिलेंडर, क्योंकि वायर का शेप भी सिलेंड्रिकल होता है। द वायर ऑलवेज हैज अ सिलेंड्रिकल शेप। तो वी हैव टेकन अ सिलेंड्रिकल शेप ओवर हियर। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, दैट गॉसियन सरफेस हैज अ सिलेंड्रिकल शेप। और ये जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, इस सिलेंडर का जो लेंथ होगा, दैट लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज लेट अस से L। तो दिस लेंथ इज लेट अस से L, ओके, राइट। देन ये लेंथ L आ गया। देन ये जो गॉसियन सरफेस है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, गॉसियन सरफेस जो आप लेते हो, थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा। एक साइड पे रेडियस ज्यादा दिख रहा है, एक साइड पे कम दिख रहा है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो मुझे ये करना पड़ेगा पहले क्लियर। ओके, एनीवेज, राइट। तो ये जो गॉसियन सरफेस आप लेते हो, ऑलवेज रिमेम्बर, गॉसियन सरफेस का जो आप रेडियस लेते हो, दैट इज टेकन टू बी स्मॉल r। और जिस सरफेस के ऊपर चार्ज है, जैसे यहाँ पे वायर पे चार्ज है, उसका रेडियस हमेशा लिया जाता है कैपिटल R। एंड जस्ट फॉर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर विच इज टेलिंग मी दैट ये थिन रेड स्ट्रेट लाइन हमको बताता है कि कंडक्टर क्या है? वायर और जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, ओके, वो दोनों कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है दैट यू शुड ऑलवेज हैव कॉन्सेंट्रिक, राइट, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, एक्सिस सेम है इस केस में, राइट। यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट द एक्सिस इज सेम। और ये सिलेंडर है, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज अ सिलेंड्रिकल वायर, so we are making it look like a cylindrical wire now. Okay, so this is how a wire looks like, right? Clear? अब क्या करेंगे, जैसे हमने कंडक्टर के स्फेरिकल कंडक्टर के केस में किया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। क्या किया था? हमको एक P पॉइंट पे वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at some point P at a distance of small r from the center, इस केस में एक्सिस। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, ये जो पॉइंट P है, जो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। और व्हाट वी डू इज,
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको उस पॉइंट पे फाइंड करना है तो हम लोग बेसिकली उस P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सरफेस ड्रॉ करते हैं ऑलवेज। दिस इज व्हाट वी डू। हमने उस P पॉइंट के अराउंड गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सरफेस ड्रॉ कर लिया। देन व्हाट वी से इज, ये जो गॉसियन सरफेस है हमारे पास, राइट, इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका डायरेक्शन होता है सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड and normal to the surface, they both have same direction, correct? क्लियर? यहां तक आपको क्लियरली सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, देन आई एम गोइंग टू स्लो। एक वायर था, एक वायर लिया, उस पर चार्ज है, ठीक है, करेक्ट। उसका एक्सिस होगा, एक्सिस दिखा दिया। ये जो वायर है उसका कुछ रेडियस होगा, भले ही बहुत थिन वायर है लेकिन रेडियस तो होगा, कैपिटल आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बट पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड, यस। एक पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, मतलब कंडक्टर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। अब इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है तो मैं चार्ज को एनक्लोज नहीं कर सकता, तो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया ऑफ सम लेंथ एल, क्योंकि इस केस में गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर आएगा क्योंकि वायर का शेप भी सिलेंडर है। तो आई ड्रॉन अ गॉसियन सरफेस। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम वही करने वाले हैं, वही मतलब हम लोग सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम लोग बोलेंगे गॉस थ्योरम tells us this: flux is equal to E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon, where epsilon is the permittivity of the medium in which the wire is kept. Then what we will do is, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट P। तो सबसे पहले हम लोग वापस से E बार डॉट ds बार सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग वापस बोलेंगे दिस इज इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा। फिर हम लोग बोलेंगे थीटा तो जीरो है क्योंकि ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है, तो हमको मिलेगा ए डी एस। फिर ई बाहर कांस्टेंट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि इस पूरे सिलेंडर की सरफेस पे ई की वैल्यू सेम है, क्योंकि सिलेंडर की सरफेस पे हर एक पॉइंट सेंटर ऑफ द वायर से इक्वल डिस्टेंस पे है, और बचेगा डी एस। फिर डी एस मतलब ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका सरफेस। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, वो आपको पता होना चाहिए। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर सरकमफरेंस इनटू लेंथ, है ना। सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते? वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम अगर लोगे तो ए इंटू एल करोगे, पाई आर स्क्वायर एल करोगे। बट अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, उस वायर का सिर्फ सरफेस का एरिया निकालना है, तो मतलब सरकमफरेंस लोगे 2 पाई आर, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट डीएस। तो ये आपको मिल गया ई ए बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। गुड। अब द थिंग इज, बात ऐसी है कि चार्ज एनक्लोज कैसे निकालूं, है ना। हमको पता है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। मतलब बेसिकली बात ऐसी होती है, मेरे पास एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, मैं मान लेता हूँ, इन्फिनेट छोड़ दो, मैं मान लेता हूँ कि 100 मीटर का लॉन्ग वायर है और उस पे 100 कूलम का चार्ज है। तो 1 मीटर में कितना हुआ? 1 कूलम। 100 मीटर के वायर के ऊपर 100 कूलम का चार्ज है, तो 1 मीटर में कितना हुआ? 1 कूलम। वही करते हैं हम लोग, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। हो गया, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, करेक्ट। दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू क्या मिलेगा हमको? लैम्बडा एन। जैसे वहां पे सिग्मा बोल रहा है, यहाँ पे लैम्बडा बोल रहा है, राइट। और हमको पता है कि ई बार डॉट डी एस बार शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, करेक्ट, राइट। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड हियर? तो ई 2 pi r l, what is charge enclosed? This is the charge enclosed। क्यों? क्योंकि मैंने लेंथ l लिया ना,
एल लेंथ लिया, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जितना वायर का पार्ट है उसके ऊपर कितना चार्ज है। इन्फिनिट वायर तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिट वायर है, मुझे क्या पता कितना चार्ज है उसके ऊपर। वो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना वायर का टुकड़ा पार्ट होगा, पीस होगा, उस पे कितना है, तो उस पे है लैम्डा एल, और ये इप्सिलॉन नीचे था वो है, ये हो गया एल और एल कैंसिल, तो मुझे मिल गया E इज इक्वल टू 1/2 पाई आर को मैं लिखता हूँ बाद में इप्सिलॉन लैम्डा बाय आर। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ a conducting wire, infinitely long straight conducting wire, charged wire at a distance of small r। वापस से हम लोग केस 1 केस 2 कर सकते हैं। केस 1 क्या था? केस 1 था कि अगर वो P पॉइंट मैंने कंडक्टर के ऊपर ले लिया, मतलब स्मॉल r will become equal to capital R, so that is case 1। if point P lies on that conductor, तो स्मॉल r equal to capital R, तो E is equal to 1/2 pi epsilon lambda by R हो जाएगा। केस 2 क्या था? केस 2 ये था कि ये पॉइंट P अगर मैंने कंडक्टर के अंदर ही ले लिया तो उस केस में क्या होने वाला है? तो उस केस में E की वैल्यू 0 आने वाली है, लेकिन ये वायर है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी डोंट डिस्कस केस 2 हियर, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर नहीं है, ये एक वायर है, वायर। ओके, हाँ, तो ये समझना, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वायर का केस अलग अलग होता है। so this is all that we are supposed to know। we will quickly put it down and then we will stop। तो पहले जितना हमने लिख किया है उतना लिखना पड़ेगा। ओके, सो let us take approach is same। एक बार हमने समझ लिया ना, फिर हमको सबसे पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, टू मेक नोट्स। तो अगर आप इस पैटर्न से फिजिक्स सीखते हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू राइट डाउन इन एग्जाम। क्योंकि हमको क्या करना होता है, हमको थ्योरी पता है, हमको पता है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो पहले तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो बोलना, कंसीडर और यूनिफॉर्मली चार्ज। ये यूनिफॉर्मली चार्ज वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वायर के किसी भी रीजन में कम ज्यादा चार्ज नहीं है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ओके, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब जो लेंथ इनफाइनाइट है तो मैं लेंथ एल नहीं लिख सकता, इनफाइनाइट है वो, तो हाउ कैन आई से एल लेंथ है ना, तो इसका लेंथ में लिखना हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो consider a uniformly charged wire of infinite length and radius capital R and radius कैपिटल आर। आपके न्यू बुक में ये रेडियस के बारे में कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने थिन वायर ले लिया। मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा थिकनेस तो होता ही, कितना भी वायर थिन ले लो रेडियस तो होगा ना, इसलिए मैंने रेडियस मेंशन किया हुआ। गुड, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर रेफरिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स, डोंट वरी अबाउट इट, दैट्स ओके। ओके, राइट। ये चार्ज डेंसिटी हमने लैम्बडा बोला है, तो ये लैम्बडा के लिए मुझे स्पेस छोड़ना पड़ेगा टू राइट इट ओवर हियर। ओके, गुड, राइट देन। और हमको पता है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यू शुड नो एंड शुड मेंशन, इफ यू डोंट नो, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो छोड़ो, पता है हमको ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। क्लियर? ओके, देन दिस चार्ज was kept in a medium of permittivity epsilon। तो उसके लिए भी मुझे जगह छोड़ना पड़ेगा, आई विल डू इट लेटर, करेक्ट।
देन मैंने आपको बताया था, एक बार आपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया, फिर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। फिर क्या बोलोगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at a distance r, at a distance, कैपिटल नहीं स्मॉल r लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल R was radius of that wire, at a distance r from the charged wire, at a distance r from the charged wire, from the charged wire, हमको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन कोएक्सियल, वहां पे कॉन्सेंट्रिक था क्योंकि वो सेंटर था, है ना। जब दो स्फीयर का सेंटर सेम हो तो कॉन्सेंट्रिक, जब दो सिलेंडर्स का वायर्स का एक्सिस सेम हो तो कोएक्सियल। सो इमेजिन अ कोएक्सियल वायर, so this is easy thing, okay, imagine a coaxial cylinder, है ना, कोएक्सियल गॉसियन सरफेस, यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है वो सिलेंडर है, इसलिए कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर बोलेंगे हम लोग। ऑफ लेंथ, इस गॉसियन सिलेंडर का लेंथ हमने लिया था L, राइट, गुड, ये पता होना चाहिए। गुड। एंड ये जो आपके पास गॉसियन सिलेंडर आपने ड्रॉ किया है, इसका लेंथ L है एंड रेडियस इसका है R, एंड रेडियस R क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, क्योंकि ये सिलेंडर के दो एंड्स होते हैं, तो इसको हमने क्लोज किया है, क्लोज एट ईच एंड बाय प्लेन कैप्स नॉर्मल टू द एक्सिस। ये नहीं लिखा तो चल जाएगा हमको, इतना ठीक है, दैट्स इट, वी डोंट नीड टू डिस्क्राइब इन ग्रेटर डिटेल, वी जस्ट नीड टू पुट दिस पॉइंट बाय पॉइंट, इतना डिस्क्राइब करना सफिशिएंट है। इसके बाद हमने क्या बोला था, इसके बाद हमने ये बोला था कि ये जो P पॉइंट है उसके अराउंड एक एरिया जो है कंसिडर कर लो, ds, राइट। तो कंसिडर अ वेरी स्मॉल एरिया ds अराउंड पॉइंट P ऑन द गॉसियन सरफेस, ओके, ठीक है, अराउंड पॉइंट P, इट्स ओके, क्योंकि P पॉइंट गॉसियन सरफेस पे हमको पता है। देन इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, तो ये पता लिखना चाहिए आपको। सो बाय सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of the electric field will be the same at all the points, at all the points on the surface of cylinder, on the surface of cylinder, on the surface of Gaussian cylinder, and it is directed outwards, correct, right। इसका मतलब ये होता है hence the angle between the normal to the surface ds and the electric field vector is 0, electric field is 0, शून्य, right, okay, therefore integral over closed surface E bar dot ds bar is equal to integral E ds cos theta, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 है, पहले मेंशन कर देते हैं, विच इज इक्वल टू E ds
which is equal to, therefore E bar dot ds bar turns out to be E outside. E outside क्यों लिख पाया, क्योंकि ये कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस, और क्यों, क्योंकि वो बाय सिमेट्री आता है, which is equal to E ds is 2 pi r l, since integral over ds is 2 pi r l, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया हो गया, करेक्ट, राइट। Therefore, by Gauss law या theorem, flux through the Gaussian surface is, flux through the Gaussian cylinder or surface is, ओके, फ्लक्स थ्रू, कहाँ तक आए थे हम, जस्ट अ मिनट, flux through the Gaussian cylinder is phi is equal to integration over closed surface E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon, बट E bar dot ds bar हमने अभी लिखा E 2 pi r l, इसको चाहिए तो हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो we will say that charge enclosed by epsilon, this we have used from equation number 1. Also, what we know is charge enclosed is equal to lambda into L. Therefore, E is equal to 2 pi r L is equal to lambda into L by epsilon, करेक्ट, इजी है, सिर्फ चार्ज एनक्लोज का हमने वैल्यू डाला। Therefore, electric field intensity E is equal to 1/2 pi epsilon lambda by r, क्योंकि L हो गया आपका cancel out. So this particular equation gives electric field at a point P at a distance r. Okay, so let us say equation number 2, इसको हम equation number 2 बोल देंगे बाद में। So equation 2 gives electric field intensity at a point P at a distance r from the center of the wire, of the charged wire. Okay, so this is what you must know how to derive things, right? Done. One last thing, अगर मेरे पास वायर जैसे पॉजिटिवली चार्ज था तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होगा, राइट। तो दैट इज द लास्ट थिंग, सो दैट इज लास्ट थिंग दैट वी नीड टू शो। ये हमारे पास वायर है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज वायर है, और यहाँ पे हमारे पास और एक वायर है जो नेगेटिवली चार्ज है, ऑलराइट। So in this case, let me just show it. This particular wire is positively charged and this particular wire is negatively charged.
So as I told you, for positively charged wire, electric field is radially outwards, and for negatively charged wire, it is radially inwards. Not radially, it is inwards. Radially का मतलब अलग हो जाएगा यहाँ पे. Correct. So this is direction of E bar for positively charged wire. This is for negatively charged wire. यहाँ पे सिर्फ मैंने वायर को वर्टिकल दिखाया है और ओरिजिनल डायग्राम में मैंने वायर को हॉरिजॉन्टल बताया है. तो डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया है. सो दिस particular thing is direction of. So this figure is showing direction of the electric field for two types of charges, right? Simple thing. So this is how you can find out electric field and directions for a long infinite wire. Good enough. Sufficient for the day. So we will continue in the next lecture now.